चलो पेपर 2 डिस्कस करते हैं। और दिस इज माय फ़ोन नंबर जस्ट टू हैव एन इंक्वायरी इफ यू हैव। चलो पहला क्वेश्चन, दुख हुआ आईआईटी ने ऐसा क्वेश्चन बनाया, बताता हूं क्यों। पहले तो सॉल्व कर देता हूं। देखो एक ऑब्जेक्ट, ये एक क्यूबिकल बॉक्स है और उसमें ये ऑब्जेक्ट रखा है जिसको कि यहाँ से व्यू किया जा रहा है। अब इसको व्यू करने वाले को ऊपर ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेज मिलेंगी इस वाले सरफेस से रिफ्रैक्ट होके और नीचे वाले सरफेस से रिफ्रैक्ट होके, और ये दोनों ही रेज से अलग अलग दो इमेज बनेगी, उनके बीच की दूरी निकालनी है। चलो पहले सॉल्व कर देता हूँ, फिर बताता हूँ क्या गलती है इसमें। चलो ये एक सरफेस ले रहे हैं, दूसरा सरफेस सिमिलरली होगा। पहले एक सरफेस से देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 12 की दूरी पे, तो इस सरफेस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई उसकी, तो दैट इज 6√2। और तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। अब हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है, तो इसी परपेंडिकुलर पे ही इमेज बनेगी। तो d डैश इज इक्वल टू d ओवर n रिलेटिव, तो d हो गया 6√2, n रिलेटिव लाइट जा रही है 4/3 से 1 में, सो दैट इज 4/3/1। और ये सॉल्व करने पे इतना आ रहा है, d माइनस डी डैश निकाल लिया, ये दूरी d माइनस डी डैश यहाँ से यहाँ तक, सो दैट्स कमिंग आउट 6√2/4। और हमें निकालना क्या था, हमें ये h निकालना था, तो वो d माइनस डी डैश साइन 45, जिससे h आ गया 3/2। और इतना ही h नीचे दूसरी इमेज बनेगी सिमिलरली, तो बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, इस 3/2 का डबल, सो दैट विल बी 3 सेंटीमीटर। अब गलती क्या हुई, ये जो फॉर्मूला लगता है ये केवल नियर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए ही लगता है, जब ऑब्जर्वर इस नॉर्मल लाइन पर कहीं हो। अब ऑब्जर्वर इससे 45 डिग्री बहुत एंगल पे है, तो ये फॉर्मूला तो वैलिड है ही नहीं। और इसको अदरवाइज सॉल्व करोगे एग्जैक्टली तो इट विल बी अ टू कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, तो वो सॉल्व ही नहीं कर सकते। मतलब ये बच्चों के लेवल से ऊपर का है। तो अगर इस को आंसर 3 दे रहे हैं तो ये आंसर गलत है, क्योंकि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है ही नहीं इस क्वेश्चन में। खैर, चलो ये क्वेश्चन ठीक ठाक है। इसमें एक ट्रेन है, दिस इज अ ट्रेन जिसकी स्पीड दी है v ट्रेन। तो जब 1 सेकेंड में अगर देखो तो ये v ट्रेन आगे आ जाएगी, और ट्रेन के आगे की जितनी भी एयर है, कितनी एयर है, टोटल एरिया 4ST इंटू वी ट्रेन, ये पूरी एयर पीछे जाएगी। और पीछे जाने की स्पीड अगर v मान लें तो कितने एरिया में ये एयर पीछे जाएगी, तो वो एरिया बचेगा टोटल एरिया में से ट्रेन का एरिया हटा दो तो 3vs बचेगा। तो ये एयर जो पीछे हटेगी तो इतना ही वॉल्यूम जो यहाँ पे था वही वॉल्यूम वो पीछे लेगी फिर। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन से देख लो, तो 4ST इंटू वी टी इस 3ST इंटू वी, जहाँ v ये वेयर जो एयर पीछे हट रही है उसकी स्पीड है, तो इससे v की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई किया है किसके किसके बीच में, ट्रेन में जो एयर है यहाँ पर, ट्रेन में जो एयर है और ट्रेन के बाहर जो एयर है उसमें। तो ट्रेन की एयर तो ट्रेन के साथ साथ वी चल रही है, तो VT²/2। ट्रेन के अंदर प्रेशर P0 है, तो P0/ρ। ट्रेन के बाहर जो वेलोसिटी है वो है v, जो यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, तो V²/2। और ट्रेन के बाहर जो प्रेशर है वो P है। तो इसको सॉल्व करने पर ये रिजल्ट आ रहा है, और इसलिए n की वैल्यू 9। ओके, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर ड्रॉप फ्लोट कर रही है फाइनली, तो ड्रॉप का वेट उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आ रहा है उससे बैलेंस हो रहा है। तो इन दोनों को बैलेंस आउट करके E निकालना है। तो इट इज सिंपल कैलकुलेशन, mg विल बी बैलेंस्ड बाय NEE। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन D। तो सब कुछ दिया हुआ है, n निकालना है, जस्ट वैल्यू पुटिंग। तो n इज कमिंग आउट इक्वल टू 6। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन,
इसमें बैलून की दो पोजीशन है, दोनों पोजीशन पे रुका हुआ है, तो दोनों पोजीशन पे mg बैलेंस हो रहा है अपथ्रस्ट से। तो पहले वाले पोजीशन में 480g बैलेंस हो रहा है वहाँ पर v रो जी से, और रो दिया हुआ है कि हाइट के साथ रो कैसे चेंज हो रहा है। तो हमें दो इक्वेशन लगानी है। पहले वाली इक्वेशन में जो v रो जी है वो 480 इंटू जी के बराबर है। अगली बार जब हाइट 150 हो गया तो वी रो जी जो अपथ्रस्ट है वो अब नए वेट के बराबर है। नया वेट कुछ n किलोग्राम हटाने के बाद 480 माइनस n इंटू जी रह गया। तो जस्ट इनका रेशियो निकालना है और रो का जो एक्सप्रेशन दिया है वो रख दो एंड जस्ट सॉल्व, यू विल गेट n इक्वल टू 4। बहुत आसान क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में ये भी आसान की ही कैटेगरी में है, जो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ी हुई है। इस पर mg लग रहा है, फोर्स लग रहा है F, टेंशन T लग रहा है और ये रुका हुआ है, इस पोजीशन पे रुका हुआ है। तो एक तो ये तीन फोर्सेस के लगते हुए रुका हुआ है, तो F तो इसके पैरेलल है, इस साइड के पैरेलल, T इस साइड के पैरेलल है, mg इस साइड के पैरेलल है। तो अगर हम फोर्स डायग्राम बना लें तो ये फोर्स डायग्राम और ये डायग्राम दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स बन जाएंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल्स यूज़ करना चाहो तो कर लो। तो F अपॉन ये दूरी R, इसको मैं R मान रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, दैट विल बी इक्वल टू mg ओवर L। तो F की वैल्यू रख दी 2kq इंटू पी बाई आर क्यूब, एक आर ये है तो R4 mg बाई L। अब हमें निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन के दो पार्ट्स हो रहे हैं। एक तो जितना इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज डाइपोल सिस्टम है वो वर्क करना पड़ेगा, और जो ग्रेविटेशनल एनर्जी इंक्रीज हुई है उतना और वर्क करना पड़ेगा। तो चार्ज डाइपोल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ये मैंने इसमें देखा, अदरवाइज याद होना चाहिए। तो इट इज़ के पी बाई आर स्क्वेयर, डाइपोल चार्ज सिस्टम का की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। सो इट इज़ के पी बाई आर स्क्वेयर, के पी क्यू बाई आर स्क्वेयर और एम जी एच। जस्ट वैल्यू पुटिंग नाउ, के पी क्यू की वैल्यू यहाँ से, के पी क्यू की वैल्यू यहाँ से एम जी के टर्म्स में इस एक्सप्रेशन में रख दिया यहाँ पर एंड जस्ट सॉल्व। सो इट विल कमिंग, इट्स कमिंग आउट टू एम जी एच। इस वाले एक्सप्रेशन में फिर हमें आर हटाना, आर की वैल्यू रखनी पड़ेगी। आर इज हाउ मच, इट्स गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। आर इज 2l साइन अल्फा बाई 2। अब अल्फा बहुत छोटा है तो उसको लिख सकते हो 2l अल्फा बाई 2, तो 2 कट जाएगा l अल्फा। तो यहाँ पर आर की वैल्यू l अल्फा आ जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू l स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। अच्छा, और तो ये एक्सप्रेशन तो एल और अल्फ़ा के टर्म्स में, ये एच के टर्म्स में, तो हमें देखना पड़ेगा एल अल्फ़ा और एच में क्या रिलेशन है। तो फिगर्स देख लो, एच है एल ब्रैकेट 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। फिर ये साइन छोड़ दो तो अल्फ़ा बाई 2 का स्क्वायर, तो एच इज़ कमिंग आउट एल अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2, जो कि यहाँ रखोगे तो ये एच के टर्म्स में सब कुछ आ जाएगा। नाउ दिस क्वेश्चन, इसमें इस पिस्टन को बीचों बीच से छोड़ा गया है और ये कुछ नीचे आके रुका हुआ है। अब फिर देखना है कि ऊपर की जो हाइट पहले 4 थी बाद में कितनी होगी, ये निकालना है। और ये दिया हुआ है कि दोनों तरफ 0.1 मोल ऑफ गैस है, सेम गैस है, 0.1 मोल ऑफ आइडियल गैस गिवन, और दोनों का टेम्परेचर सेम है 300। बाद में भी टेम्परेचर सेम होगा, जो भी होगा ऊपर T वही T नीचे। और जब ये पिस्टन नीचे आएगा तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जाएगी? इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस होगा वो कहाँ जाएगी? वो इसी गैस को मिलेगी, क्योंकि ये पूरा सिस्टम एडियाबैटिक है। पूरा सिस्टम का मतलब एडियाबैटिक का मतलब इसकी वॉल्स थर्मली आइसोलेटेड है। तो जो भी यहाँ पर इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लॉस होगा वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होकर इन्हीं दोनों गैस को मिलेगा। और इन दोनों गैस का टेम्परेचर सेम होना है, क्योंकि ये जो पिस्टन है ये कंडक्टिंग है। तो एक गैस गर्म हुई एक ठंडी हुई तो वो गैस टेम्परेचर या हीट कंडक्ट होकर टेम्परेचर को इक्वलाइज कर देगी। तो इस क्वेश्चन में
चलो सॉल्व करते हैं, फिर बताते हैं एक प्रॉब्लम क्या आएगी। तो ये 8 दिया हुआ है, मान लो कि ये पिस्टन बाद में नई पोजीशन यहाँ पे आ गई, x नीचे आ गया और इधर ऊपर की हाइट h है, नीचे की भी बची हुई होगी 8 माइनस h, हमें यही h निकालना है। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स 0.1 है, तो अगर अप्लाई करें प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू NRT। अब बात का टेम्परेचर मैंने T माना है ना, क्योंकि ये बात का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल एनर्जी लॉस हुआ है वो इसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और ऐसे ही नीचे वाली इक्वेशन में PV इज इक्वल टू NRT अप्लाई कर दिया है, तो ये 2 इक्वेशन है। अब NRT तो इक्वल है, तो ये PV और ये PV भी इक्वल होगा। ओके, और एक एनर्जी इक्वेशन बनेगी कि पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रहा है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस mgx, वो कहाँ जा रहा है? वो गैस की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। और गैस की इंटरनल एनर्जी में इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? F/2 NRT। तो F/2 NRT ट्वाइस इसलिए क्योंकि 2 ऊपर और नीचे दोनों गैस का मिला के देख रहे हैं, माइनस F/2 NRT जो शुरू का है, तो शुरू का टेम्परेचर 300 दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि F, ये गैस दिया नहीं है कौन सी है, मोनोटॉमिक डायटोमिक, सिर्फ आइडियल गैस दिया है। तो अगर इसको मोनोटॉमिक मान लें तो F की वैल्यू 3 यूज़ कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन आ जाएगी F की वैल्यू 3 यूज़ करने पर। और ऊपर जो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 था, क्योंकि NRT तो बराबर था जो ऊपर देखा था उन्होंने, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। और यहाँ का प्रेशर अगर P है तो नीचे का प्रेशर P प्लस mg/a होगा, क्योंकि इस पिस्टन का वेट संभालना है नीचे वाले प्रेशर को। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, और फिर इसमें सिंपली वैल्यू पुटिंग है। तो इसको सॉल्व करने पे ये रिजल्ट करीब 5.78 आ रहा है, तो रफली इट इज 6। तो इसमें एक रिक्वायरमेंट थी कि इसका F कितना होगा। ये नहीं मान सकते कि 300 शुरू में है तो बाद में भी 300 होगा, दिस इज अ रॉन्ग अजम्पशन। भले उससे आंसर 6 के ही आसपास आएगा, लेकिन ये अजम्पशन ही गलत है। ये 300 तो ये भी 300, तो हमें T लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो ग्रेविटेशनल एनर्जी लॉस हुआ है उससे टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, ये क्वेश्चन में वैसे तो कोई टफ नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी है, कंसेप्चुअल है, नथिंग वेरी हार्ड इन इट। चलो देख लेते हैं। तो इसका जो रेडियस है R, इस गोले का, इस सरफेस का, वो इस ट्रायंगल से देखो तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है, तो उससे तो ये एक्सप्रेशन ही आ रहा है, R इज इक्वल टू h² प्लस R²/2h ऑन सॉल्विंग। अब क्वेश्चन में दिया है कि h बहुत छोटा है R के कंपैरिजन में, ये h बहुत छोटा है इस R के कंपैरिजन में। तो अगर इसको अप्लाई कर दें तो यहाँ पे ये h² छोड़ने लायक हो जाएगा, तो इसमें भी R²/2h, और h का ये फॉर्मूला होता है ω² R²/2g, है ना, ये याद होना चाहिए। तो कैपिटल R की वैल्यू करीब करीब इतनी आ रही है। तो ये तो एक पार्ट हुआ जिसमें कि फ्लूइड लगा। अब दूसरा पार्ट है कि हमें ये एपरेंट डेप्थ निकालनी है, कि ये डेप्थ एपरेंट कितनी होगी। तो इसके लिए अब लाइट का फॉर्मूला हो, तो 1/v माइनस n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू, तो क्या हो रहा है, एक तरीके से ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज निकालनी है। अब ये ऑब्जेक्ट है, लाइट ऊपर जाएगी, तो लाइट जाएगी पानी से एयर में, तो n2 एयर का हो गया, n1 पानी का हो गया, और u जो है इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली h है, तो दिस डिस्टेंस इज अप्रॉक्सीमेटली h। वैसे तो ये h से कम है, लेकिन h माइनस स्मॉल h है, लेकिन स्मॉल h बहुत छोटा होने की वजह से अप्रॉक्सीमेटली h है ये। एंड जस्ट सॉल्व फॉर v, और v क्या है, यहाँ से v सॉल्व करो तो v का जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा, माइनस साइन छोड़ दो तो बचा हुआ फिर ये एपरेंट डेप्थ हो जाएगा, एंड ऑन सॉल्विंग इट्स इक्वल टू दिस। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ खास नहीं था। कितने वेलोसिटीज फेंकें जिससे ये सर्कुलर मोशन ऐसे कंप्लीट हो जाए। तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या लग रहा है, इस प्लेन पर mg sin थीटा है, mg cos थीटा को नॉर्मल ने बैलेंस किया हुआ है, mg sin थीटा,
और इस सर्कल में घूमेगा तो एम डी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एम डी साइन 30 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, तो वी आ गया। और अब एनर्जी इक्वेशन लगा दिया यहाँ पर और हाईएस्ट पॉइंट पर। तो यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट तक जाते जाते तो शुरू में तो काइनेटिक एनर्जी है पूरी हाफ एम वी स्क्वायर, बाद में वो एम जी एच में कन्वर्ट हो गई एनर्जी और प्लस हाफ एम वी स्क्वायर में, और वी स्क्वायर का एक्सप्रेशन ये है। देन सॉल्विंग वी गेट द रिजल्ट। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है, कंसेप्चुअल है भाई। इसमें टक्कर हो रही है और ये एक साथ चल रहा है, तो ये हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, तो अप्लाई कर दो। तो पहले कितना है एम वी इंटू एक्स, बाद में टोटल आई इंटू ओमेगा, ओमेगा निकल आया। अब देखना है किस एक्स पे ओमेगा सबसे ज़्यादा होगा, तो ये डी ओमेगा बाई डी एक्स जीरो पुट कर दो, तो इससे वो एक्स आ जाएगा। उस एक्स को वापस पुट कर दोगे तो वो ओमेगा मैक्सिमम आ जाएगा। बच्चे वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक फिलामेंट है, फिलामेंट में करंट फ्लो हो रही है, इस करंट से हीटिंग प्रोड्यूस होगी, इस इलेक्ट्रॉन्स, इस हीटिंग से इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स आगे अट्रैक्ट होंगे और फिर ऐसे सर्किट में मूव करेंगे। और एक्सरे प्रोड्यूस होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स जो जाएंगे स्ट्राइक करेंगे इस पर और एक्सरे प्रोड्यूस होगी। तो हमें मालूम है जो एक्सरे प्रोड्यूस होती है उसमें जो लैम्डा मिनिमम होता है वो होता है एच सी बाई ई वी, जहाँ वी का मतलब यहाँ का वोल्टेज। अब यहाँ का वोल्टेज को अगर डबल कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये लैम्डा मिनिमम हाफ हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, वैसे नाम से ही क्लियर है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इस मटेरियल पे डिपेंड करता है, यहाँ जो टारगेट मटेरियल है ना इस पे डिपेंड करता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का इस वोल्टेज से, इस करंट से, कुछ किसी से भी कोई मतलब नहीं, इस दूरी से कोई मतलब नहीं, सो दैट विल नॉट चेंज। तो इसका आंसर मैंने बताया था क्या क्या होगा। इसका आंसर होगा ए एंड सी, है ना, ए एंड सी आर द आंसर्स। इस पे क्या है, दो स्फीयर्स हैं, पहले हैंग कर रहे हैं अल्फा एंगल, इनको चार्ज दिया गया है क्यू, तो कुछ एंगल पे आके रुक गए, एफ एम जी टी एंड सो ऑन। फिर यह है कि इसको एक लिक्विड में डिप कर दिया गया, तब भी एंगल चेंज नहीं हुआ। अब ये एंगल चेंज ना होने का मतलब है ये जो टैन अल्फा है, टैन एंगल चेंज ना होने का मतलब एफ और एम जी का जो रिजल्टेंट है वो टेंशन के ठीक ऑपोजिट होना है। एंगल चेंज नहीं हुआ तो एफ और एम जी का रिजल्टेंट इसी लाइन में ही रहेगा। अब इसी लाइन में रहने का मतलब एफ और एम जी का रेशियो चेंज नहीं हुआ, तभी रिजल्टेंट वैसे ही उसी डायरेक्शन में बना हुआ है। तो जो एफ और एम जी का रेशियो पहले था वही बाद में है। और बाद में क्या हुआ, लिक्विड बेस से लिक्विड का जो भी परमिटिव जो भी उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है उससे डिवाइड हो जाएगा फोर्स, तो एफ तो बन जाएगा एफ बाई के, और अपथ्रस्ट की वजह से एम जी हो जाएगा एम जी माइनस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कितना होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, तो रो लिक्विड इंटू जी, और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, मास ऑफ बॉडी अपॉन रो ऑफ दैट सॉलिड बॉडी, तो रो सॉलिड। तो ये रेशियो चेंज ना होने की वजह से सब निकाल सकते हैं। तो जस्ट सॉल्विंग 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 सॉल्विंग, तो रो सॉलिड इट्स कमिंग आउट 840। टेंशन विल डिक्रीज, क्यों डिक्रीज होगा, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट की डायरेक्शन तो वही रही, लेकिन चूंकि दोनों फोर्सेस कम हो गए तो डायरेक्शन तो वही लेकिन रही, लेकिन रिजल्टेंट कम हो जाएगा। रिजल्टेंट कम हो जाएगा तो टेंशन कम हो जाएगा, उसको बैलेंस कर रहा है। इस क्वेश्चन में ये भी बिल्कुल बच्चों वाला ही है खैर। तो ये वाला कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 या 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर दिया एक बार t के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी टी चेक कर लो, ठीक है। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये आ गया। अब x इक्वल टू 0 पर, यानी यहाँ पर dx बाई डी टी 1 दिया हुआ है, यानी वेलोसिटी 1 है, तो ds बाई डी टी यहाँ पुट कर दो और x इक्वल टू 0 रखो, तो dy बाई डी टी तो 0 ही आएगा। अच्छा, और d2y बाई डी टी स्क्वायर रखो, इस वाले में रख दो, x इक्वल टू 0 रखो, dx बाई डी टी की वैल्यू 1 रखो, x इक्वल टू 0 रखो, तो ये क्या आएगा, ये 1 आएगा, ठीक है। तो ये ए वाई का एक्सप्रेशन है, चाहे ऐसे लिख लो इसको, ए वाई इज इक्वल टू एक्स ए एक्स प्लस वी एक्स स्क्वायर, और ऊपर वाले एक्सप्रेशन को, इस वाले को चाहे वी की तरह से लिख लो, वी वाई इज इक्वल टू एक्स ए एक्स। तो हर ऑप्शन को इसी में रख के चेक करते जाओ इन दो एक्सप्रेशंस में। जब ए एक्स 0 होगा तो वी एक्स का मतलब कांस्टेंट है, और शुरू में वी एक्स अगर 1 है तो हमेशा वो वी एक्स 1 बना रहेगा।
अच्छा, एट टी को टू 1 क्या होगा? वी एक्स अगर हमेशा 1 बना रहेगा ए एक्स 0 होने पे, तो वी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से देख लो या सीधे सीधे देख लो। तो अगर ए 0 है तो कितनी दूरी चलेगा? वी इंटू टी। तो 1 तो वेलोसिटी है और टाइम 1 है, तो कितनी दूरी एक्स डायरेक्शन चलेगा? 1। वाई डायरेक्शन में नहीं निकाल रहा अभी, एक्स डायरेक्शन में 1 चलेगा। तो 1 के करस्पॉन्डिंग इस कर्व पे किस वाई पे पहुंचेगा वो हम निकाल सकते हैं। और फिर हमें देखना है कि जब ये 1 डिस्टेंस आगे जाएगा तो ये जिस भी पॉइंट पे होगा वहाँ पे स्लोप क्या होगा। तो उसके लिए इसको डिफ्रेंशिएट करके स्लोप निकाल लिया। तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स आ रहा है और एक्स इक्वल टू 1 पे फिर स्लोप 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब जब ये एक्स इक्वल टू 1 आगे जाएगा तो उस वक्त ये 45 डिग्री एंगल पे चल रहा होगा। एंड दीज आर द करेक्ट आंसर्स बी, सी एंड डी। इसमें एक बबल है जिसका प्रेशर पहले P0 है, इसका रेडियस R है, बाद में इसका रेडियस R से A कम हो गया, जहाँ A बहुत छोटा है R कंपैरिजन में, और एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है। तो पी वी गामा इज इक्वल टू दूसरा पी वी गामा। तो इससे हमने निकाल लिया पहले कि फाइनल प्रेशर क्या हो गया। सो इट्स कमिंग आउट इक्वल टू दिस। फिर निकालना है कि कितना एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन हुआ। सो वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है P1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, जस्ट वैल्यू पुटिंग। करते जाओ सॉल्व, करते जाओ सॉल्व। थोड़ा बहुत यहाँ अप्रॉक्सीमेशंस भी यूज़ करना है, वो दैट यू कैन चेक। मैं धीरे धीरे इसको बढ़ाते जा रहा हूँ। एंड एक्स इक्वल टू 3। हाँ, मतलब फालतू की थोड़ी सी बहुत कैलकुलेशन है, कुछ खास नहीं। इसमें क्या है, इसमें पहले कुछ ये रेसिस्टेंसेस दिया है, फिर दिया हुआ है कि इसका रेजिस्टेंस हीटिंग की वजह से बढ़ गया। तो निकाल लो कितना बढ़ जाएगा इस फॉर्मूले से। आर एट हायर टेम्परेचर इज इक्वल टू आर एट इनिशियल टेम्परेचर 1 प्लस अल्फा, जो भी टेम्परेचर बढ़ा तो उससे आ गया 312। ओके, इस पार्ट को मैं अभी हटा दे रहा हूँ। क्यों हटा दे रहा हूँ? उसमें करंट तो जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? यहाँ जो वोल्ट मीटर लगा है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का है, तो करंट तो जाएगी नहीं। हटाइए दो उसको थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अब इस वाले हिस्से में मान लिया कि I1 करंट है इस ब्रांच में, और इस ब्रांच में I2 करंट है। तो सिंपली चाहे किरचॉफ इक्वेशन से चाहे कैसे भी निकाल लो। इस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना वोल्टेज मिल रहा है? 50 वोल्ट। तो जो भी करंट जाएगी I इंटू टोटल R वो 50 के बराबर होगा। तो I निकाल लो 50 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ऐसे इसमें I2 निकाल लिया। अब हमें S से T के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। यही पोटेंशियल डिफरेंस वो वोल्ट मीटर नापेगा। तो S से T तक आओ किरचॉफ इक्वेशन लिखते हुए। तो VS, अब इसमें करंट के अलॉन्ग जा रहे हो इसलिए प्लस 60 I1, इसमें करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो माइनस 100 I2, पहुँच गए T पे VT। I1 I2 की वैल्यू रखो, सॉल्व कर दो। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो C1 दिया हुआ है, C2 दिया हुआ है। तो पहले तो 1/C करंट निकाल लो, 1/C1 प्लस 1/C2 से। फिर इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दो, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये आ जाएगा सिंपल डिफ्रेंशिएशन, सब माइनस हट जाएगा। तो DC करंट ओवर C करंट, एक C करंट उधर भेज दो। तो चेक करो सब ठीक है। DC1 इज 10 गिवन है, प्लस माइनस 10। DC2 इज सिमिलरली 15 और C करंट 1200 आया है। ओके, एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ CV²। इसको लॉग लेके डिफरेंशिएट कर दो तो ये रिजल्ट आ जाएगा। पुट करो तो DC करंट ओवर C करंट, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.05 प्लस 2 टाइम्स dV/V। dV दिया है 0.02, V इज 5। ऑन सॉल्विंग गेट 0.013 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से और मल्टीप्लाई कर दो। अब हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, आफ्टर बोथ द स्विचेस आर क्लोज साइमल्टेनियसली द टोटल वर्क डन बाय द बैटरीज अगेंस्ट द इंड्यूस्ड EMF इन द इंडक्टर्स। ये फाइंड आउट करना है। ओके चलो भाई, तो इसकी जब बैटरी ऑन करेंगे तो इसमें करंट ऐसे फ्लो होगी यूँ, और इसकी बैटरी ऑन करेंगे ऐसे फ्लो होगी। अब इसमें करंट फ्लो के अगेंस्ट कितना EMF जनरेट होगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस, जैसे करंट बढ़ेगी ना, बैटरी ऑन करोगे तो करंट बढ़ेगी, तो बढ़ती हुई करंट को अपोज करेगा सेल्फ EMF। सो दैट इज L1dI1/dt। अभी मैंने प्लस माइनस लिखा है, समझाता हूँ मैं, प्लस माइनस। और इस दूसरे वाले इसकी वजह से इसमें भी करंट चेंज हो रही है, तो इसकी करंट का चेंज का इफेक्ट भी इसमें पड़ेगा।
इस वाले में, और वो पड़ेगा m टाइम्स दूसरे वाले सर्किट की करंट का d बाई डी टी, तो di2 बाई डी टी। इसी तरीके से इस सर्किट में जो करंट के अगेंस्ट EMF डेवलप होगा तो सेल्फ EMF और प्लस या माइनस दूसरे कॉइल का इफेक्ट m टाइम्स और दूसरे कॉइल की di1 बाई डी टी। अब इस EMF के अगेंस्ट करंट भेजने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो करंट इंटू EMF। वैसे इस EMF के अगेंस्ट करंट भेजने में कितना वर्क करना पड़ेगा, करंट इंटू EMF। और करंट इंटू EMF से क्या आता है, पावर, और dt से मल्टीप्लाई कर देंगे तो dt टाइम में जो एनर्जी देनी पड़ेगी सेल को, तो ये आ जाएगा L1 I1 di1 dt कैंसिल हो गया, प्लस L2 I2 di2 प्लस या माइनस, और m कॉमन ले लो तो di2 इंटू I1 प्लस I2 इंटू di1, तो ये क्या हो गया, ये d ऑफ I1 I2 हो गया। बात समझ आ रही ना। अगर हम I1 I2 को डिफ्रेंशिएट करें d ऑफ I1 I2 तो क्या आएगा, I1 di2 बाई डी टी प्लस I2 di1 बाई डी टी। तो m अगर कॉमन ले लोगे तो यही एक्सप्रेशन तो है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो पहले वाला तो सिंपल है, L1 I1 di1 का ये हो जाएगा हाफ L1 I1 स्क्वायर, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन हाफ L2 I2 स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन m तो कांस्टेंट है, d ऑफ I1 I2, इसका इंटीग्रेशन सिंपली हो जाएगा I1 I2। ओके, जस्ट वैल्यू पुटिंग, प्लस माइनस चल ही रहा है ना, वैल्यू पुटिंग। तो दो आंसर आ सकते हैं 55 या फिर एक बार प्लस से एक बार माइनस से, तो एक बार 35 आ सकता है इफ़ यू यूज़ माइनस साइन, और प्लस साइन तो 55। सो देयर कैन बी टू आंसर्स 35 एंड 55। देखो प्लस माइनस कैसे डिसाइड होता है ये, अब अगर इनको एक आंसर चाहिए तो आईटी वाले, मतलब मुझे क्या पता हूँ, मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन उनकी फिजिक्स कमज़ोर लगती है मुझे। देखो ये दो कॉइल्स हैं ऐसे, एक में मान लो कि कॉइल की टर्निंग यूं है, जैसे मैं फिगर बना रहा हूँ ऐसी टर्निंग है, और दूसरे वाले में भी चलो ऐसी ही टर्निंग मान लेते हैं, यूं ही इसी तरीके से। तो ये वाइंडिंग इन सेम सेंस हुआ, और फिर ये ऐसे जाके सर्किट कंप्लीट हो रहा है। अब जब इसमें मान लो करंट बढ़ेगी, जब इसमें करंट इंक्रीज होगी तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, यानी इसमें करंट ऐसे जा रही है, अगर जैसे मैं इधर से आ रही थी करंट, यूं जाएगी, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, ये करंट ऐसे जाएगी, तो ऐसी करंट्स की मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगी, इस डायरेक्शन में, और ये मैग्नेटिक फील्ड घूम के ऐसे ऐसे बनेगी, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जाएगी। अब नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी क्योंकि करंट बढ़ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, तो उसकी वजह से इसमें ऊपर की तरफ भी इंड्यूस होना चाहिए। अब ऊपर की तरफ भी इंड्यूस होगा तो ऊपर की तरफ थंब रख लो, तो फिंगर्स के लॉन्ग इसमें EMF जनरेट होना चाहिए, तो वो EMF फिर ऐसे जनरेट होगा, जैसे मैं ये एरो दिखा रहा हूँ फिंगर्स के लॉन्ग, और ये एरो ऐसे जनरेट हो रहा है, तो और ये एरो ऐसे जनरेट हो रहा है। अब ये जो करंट है ये वाइंडिंग के हिसाब से सर्किट में, ऐसी करंट वाइंडिंग के हिसाब से ये करंट इस सेल की करंट्स जो होनी चाहिए, इस सेल की जो टेंडेंसी है, इस सेल की टेंडेंसी ऐसी है, हो सकता है ये करंट इस सेल से जो करंट जा रही है उसको हेल्प करे, ये वाली जो EMF या करंट इंड्यूस हो रही है जो EMF, और हो सकता है इसको वो अपोज करे। वो डिपेंड करेगा यहाँ वाइंडिंग कैसी है, ऐसी वाइंडिंग है या इसकी उल्टी वाइंडिंग है, तो हेल्प भी कर सकती है और अपोज भी कर सकती है। तो यहाँ का जो ये म्यूचुअल से EMF इंड्यूस होना है वो इस करंट को हेल्प भी कर सकता है और अपोज भी कर सकता है। तो इसको एग्जैक्टली जानने के लिए वाइंडिंग बनानी पड़ेगी, एग्जैक्टली वाइंडिंग बनाओ, ऐसा अच्छे से दिखाओ कि भाई एक में वाइंडिंग ऐसे है, अच्छे से दिखाओ, और दूसरे में भी वाइंडिंग अच्छे से दिखाओ, फिर ऐसे है, तब समझ में आएगा कि उस वाइंडिंग का क्या असर होने जा रहा है यूँ। और वाइंडिंग अगर उल्टी दिखा दी तो उल्टा असर पड़ने वाला है। तो अगर हमें यहाँ पर एक आंसर चाहिए तो भैया वाइंडिंग दिखाओ, वाइंडिंग, IT वालों वाइंडिंग दिखाओ। मतलब मुझे दुख होता है कि उनके पास ज़रा नॉलेज कम है। खैर ये क्वेश्चन सिंपल है।
इसमें क्या दिया हुआ है कि ये 1 किलोग्राम का पानी है जो कि सनलाइट से उसका टेम्परेचर बना हुआ है, सनलाइट की एनर्जी पाके उसका टेम्परेचर बना हुआ है, और वो बाहर तो सनलाइट से पा भी रहा है और बाहर ये एमिट भी कर रहा है, और दोनों रेट बराबर होंगे तब इसका टेम्परेचर मेंटेन्ड है, स्टेडी स्टेट है। तो सनलाइट से कितना पा रहा है, 700 वाट पर मीटर स्क्वायर पा रहा है, जबकि इसका एरिया है 0.05 मीटर स्क्वायर। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो तो इतनी 35 वाट वो सनलाइट से पा रहा है, तो ज़रूर वो बाहर भी 35 वाट से ही एनर्जी लूज़ कर रहा होगा। तो 35 वाट उसकी एनर्जी लूज़ हो रही है। उस 35 वाट के करस्पॉन्डिंग अगर इस सन से एनर्जी नहीं पाता तो किस रेट से टेम्परेचर गिरता, तो वो गिरता 35 डिवाइडेड बाय MS। तो जो टेम्परेचर गिरने का रेट होता वो होता 35 डिवाइडेड बाय MS। और टेम्परेचर गिरने का रेट होता क्या है, कांस्टेंट इनटू बॉडी टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। तो कांस्टेंट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 0.001, बॉडी टेम्परेचर थीटा मान लिया, थीटा सराउंडिंग, तो थीटा माइनस थीटा सराउंडिंग ऑन सॉल्विंग वी गेट 8.33 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके।